हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर रहेगा हमारा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो टॉपिक हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। जितना इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए वो हमने सारा डिस्कस कर लिया, इवन की ज़्यादा ही डिस्कस किया होगा उससे भी। ओके, तो वहाँ से हमारा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा रहेगा सेकंड चैप्टर रहेगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस आपका यही एक चैप्टर है। इसके बाद जो भी आपकी इंडियन पॉलिटी आएगी ना, आप ये मानकर चलो नेक्स्ट आपका चैप्टर इसके बाद आएगा प्रियम्बल। अब प्रियम्बल के बाद जो भी आपकी इंडियन पॉलिटी आएगी वो सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मैं बोलूंगा, इसमें से भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा फैक्चुअल डेटा ज़्यादा है। तो हम फैक्ट्स को थोड़ा बहुत मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपका फैक्ट्स है वो कवर एनालिसिस भी करेंगे, बट फैक्ट्स भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे तो आता नहीं है। अगर आ जाएगा तो एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ से भी। ठीक है, तो इसलिए फैक्ट्स वगैरह मैं कवर कर लूंगा। इवन की केएस के अलावा भी आप कोई एग्जाम देते हो तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा इसका बेनिफिट मिल जाएगा। बट सही में जो आपकी पॉलिटी स्टार्ट होती है ना, वो आपकी प्रीएम्बल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो देखो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया। जैसे कि हम बात करेंगे, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, है ना। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में ब्रिटिशर से। तो इंडिपेंडेंट होने से पहले ही इंडिया ने क्या कर दिया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का अपना खुद का संविधान होना चाहिए। तो उसके लिए इंडिया ने डिमांड करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट कब हुई, 1947 में। उससे पहले हमने क्या किया, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसकी हमने डिमांड उनसे करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज गिवन इन द ईयर 1934 बाय मिस्टर एम एन रॉय। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो आइडिया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये आइडिया आया कब था, ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था 1934 में हुआ था। और इस आइडिया को किसने लाया था, मिस्टर एम एन रॉय, जो कि हम बोलेंगे पाइनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। ठीक है, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट करने वाले यही थे, मिस्टर एम एन रॉय। तो ये इन्हीं के ही द्वारा ये आइडिया जो है वो लाया गया था कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो वो होना चाहिए। और आइडिया कब आया था, 1934 में। ठीक है, 1934 में आइडिया आया। 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपने क्या देखा, 1934 में आइडिया आया सिर्फ, वो भी किसने दिया, मिस्टर एम एन रॉय ने दिया। आइडिया आया 1934 का। 1935 में क्या होता है, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहली बार डिमांड करती है कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, हमारा खुद का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। ठीक है, तो 1935 में डिमांड सबसे पहले लाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, आईएनसी के द्वारा, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होंगे, हमारे मेंबर्स क्या करेंगे, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। ठीक है, बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं इन द ईयर 1938 जवाहरलाल नेहरू on the behalf of the Indian National Congress said that the Constitution of India will be made by the independent Constituent Assembly without any interference of without any external interference। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अब 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, अब ऑन द बिहाफ ऑफ, यानी कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के बिहाफ में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला 1938 में, ये बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। वो कौन बनाएगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, उसमें हमें किसी भी तरह का बाहर से इंटरफेरेंस नहीं दिखना चाहिए, ब्रिटिशर इंटरफेयर नहीं करे, हम इंडिपेंडेंटली हमारा अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं हमारे इंडिपेंडेंटली हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं, उसमें कोई भी बाहर से इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ब्रिटिशर की इंटरफेरेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, किसके बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, द डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हिच केम टू बी नोन एज द अगस्त ऑफर इन द ईयर 1934। और यही डिमांड को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, जो जवाहरलाल नेहरू ने की, है ना। और ये डिमांड एक्सेप्ट की गई थी, उस डिमांड को जो एक्सेप्ट किया उसको एक नाम दिया गया, क्या दिया गया, अगस्त ऑफर। ठीक है, अभी अगस्त ऑफर क्या होता है, पूरा एक आपका टॉपिक आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये हम डिस्कस करेंगे जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप यही इसमें याद रखो कि ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। किसकी डिमांड को, जवाहरलाल नेहरू की डिमांड को। उन्होंने क्या डिमांड की थी, उन्होंने यही डिमांड की थी, हमारा खुद का अपने कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन फ्रेम करेगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, उसमें हमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं दिखना चाहिए, है ना। ब्रिटिशर कोई भी इंटरफेरेंस में ना करे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम
फ्रेम करें, ठीक है। तो ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। कब किया, हम बात करेंगे 1930 में इस डिमांड को एक्सेप्ट किया, और उस डिमांड को जो एक्सेप्ट किया उसका नाम क्या दिया गया, अगस्त ऑफर दिया गया, ठीक है। बट अगस्त ऑफर होता क्या है ये हम सारा डिस्कस डिटेल में करेंगे कहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं फाइनली इन द मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया अंडर द क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर एंड सेट अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो फिर क्या होता है, मई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि पूरा एक ट्विस्ट देखने को मिलता है 1930 के बाद, ये बिल्कुल एक ट्विस्ट होता है। ये सारा हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, यहाँ पे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, इंपॉर्टेंट है, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब इंपॉर्टेंट है, बट इंडियन पॉलिटी के हिसाब से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल पे उसमें नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो अभी आपको यही पता होना चाहिए कि 1946 में क्या होता है, हमारी कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो इंडिया में आता है, और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो किसके अंडर है, क्रिप्स के अंडर है, ठीक है। ये हेड हो गया बेसिकली, ठीक है। इसके अंडर है, लॉरेंस के अंडर है, अलेक्जेंडर के अंडर है। तो इनके अंडर एक कैबिनेट मिशन प्लान को लाया गया मई 1946 में, ठीक है। और ये जो प्लान था इसने क्या किया, सेटअप किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब सेटअप हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड इन नवंबर 1946। तो हम यही बोलेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली कब क्रिएट होती है, 1946 नवंबर में इसको बना दिया जाता है। अब ये असेंबली की कॉम्पोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ असेंबली 389 मेंबर्स। टोटल मेंबर इस असेंबली के अंदर कितने हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है। यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, यानी कि बनाएगी। और इसमें कितने मेंबर्स हैं इस असेंबली के अंदर, 389 मेंबर्स हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है। तो यहाँ पे देखा, और 389 में से अगर हम बात करें 292 मेंबर्स तो आपके आगे जो कि कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। देखो यार, आपके दो होते हैं, एक होती है प्रिंसली स्टेट्स होती है, एक होते हैं हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस। जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर देख लो, है ना, प्रिंसली स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। बट जो प्रोविंसेस होती है उसमें ब्रिटिश अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही बोलेंगे 389 मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और उन 389 मेंबर में से 292 मेंबर्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे कहाँ से आते हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते हैं। और कितनी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी हमारी, 11 प्रोविंसेस थी। कितनी थी, 11 प्रोविंसेस थी। और वो 11 प्रोविंसेस कौन सी थी, जहाँ से हमारी 292 सीट्स हमारी फिल होती हैं, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, बंगाल, असम हो गया। तो ये हमारी 11 प्रोविंसेस थी जहाँ से 292 सीट्स फिल की गई, ठीक है। अब पीछे जो बची कितनी, 93 सीट्स बचती हैं, 93 और 4, ठीक है, यानी कि 93 + 4 कर दो, ठीक है, इतनी सीट्स हमारी बचती है। अब 93 सीट्स जो हैं वो हमारी फिल की किसने, प्रिंसली स्टेट्स ने। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी, जो जिसमें ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो 93 मेंबर्स आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन कहाँ से आगे, वो प्रिंसली स्टेट से आगे, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं 4 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे चीफ कमिश्नर एरियाज, जैसे कि वो हम बात करते हैं ब्रिटिश बलोचिस्तान, जैसे आप देख सकते हो, है ना, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, ये भी बेसिकली आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस ही हैं। बट इन हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, हमारे 4 मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, इनको हम चीफ कमिश्नर एरियाज बोलते हैं। ये ब्रिटिश बलोचिस्तान हो गया आपका, ठीक है, तो दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, है ना, ये हमारे 4 चीफ कमिश्नर एरियाज हैं, जो बेसिकली हम बोलेंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में ही है। तो यहाँ से हमारे 4 मेंबर जो हैं वो आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो टोटल हमने कितने देखे, 389 मेंबर में से 292 मेंबर्स हमारे जो है वो कहाँ से आते हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस से। 11 प्रोविंसेस हमारे कौन कौन सी, वो नाम मैंने आपको बता दिया। और 93 मेंबर जो हमारे वो कहाँ से आ रहे हैं, प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। और 4 मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, चीफ कमिश्नर एरिया से। और चीफ कमिश्नर एरिया कौन से आपके, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो अब ये जो मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे ना, ये बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसमें एक मेंबर आ रहा है, ठीक है, जो कि आप मानकर चलो प्रिंसली स्टेट से आया हुआ है ना। कुछ मेंबर आपके प्रोविंसेस से आ रहे हैं, और कुछ आपके जो है कहाँ से आ रहे हैं, चीफ कमिश्नर एरिया से आ रहे हैं, ठीक है। देखो प्रोविंसेस से जो आपका एक मेंबर आया वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन को एक मेंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यहाँ पे वो किसके बेसिस पे हैं, ये पॉपुलेशन के बेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जितनी मतलब 10 लाख पॉपुलेशन होगी तो एक मेंबर जाएगा,
अगर 20 लाख पॉपुलेशन है तो 2 मेंबर्स जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा रेशियो डिसाइड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही सीट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जितनी 10 लाख होगी तो एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा, 20 लाख होगी 2 मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, 30 लाख होगी 3 मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, 40 लाख होगा तो 4 मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीट्स ऑफ द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कम्युनिटीज। अब ये जो हमारी सीट्स होती है ना, ये 3 मेजर कम्युनिटी में डिवाइड की जाती है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एक तो मुस्लिम सीट होती है, एक सिख होती है, एक जनरल होती है। मुस्लिम नाम से पता चल रहा है, सिख भी पता चल रहा है। अब जनरल में क्या है, जनरल सीट होगी, उसमें एक्सेप्शन होगी, मुस्लिम और सिख जो है ये सीट्स यहाँ पे कवर नहीं करती, ठीक है। तो मुस्लिम सिख ये यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, और जनरल जो है वहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसमें आप सिख और मुस्लिम जो है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 यहाँ से हमने कैटेगराइज देख ली। फिर हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ द, अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं, बीच में वीडियो रुक गई थी। अच्छा, तो मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी selected their members by the method of proportional presentation with a single transferable of voting system। तो हम यही बोलेंगे, जो मेंबर्स हैं बेसिकली हर एक कम्युनिटी से वो सिलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, और मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा किस मेथड का यूज़ किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये मेथड आपका कहाँ पे यूज़ होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट को चूज़ करने में, इलेक्ट करने में ये मेथड का यूज़ किया जाता है। सेम मेथड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जो हमारे मेंबर्स को भेजा जा रहा है, ठीक है। हर एक कम्युनिटी से भेजा जाएगा जो बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कहाँ पे जाके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अभी जो रिप्रेजेंटेशन हमारी प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, प्रिंसली स्टेट से क्या होते हैं, यहाँ से हमारी नॉमिनेशन होती है, यहाँ से इलेक्टेड नहीं होते। इलेक्टेड कहाँ से होते हैं, प्रोविंसेस से होते हैं। और प्रिंसली स्टेट से क्या होगी, नॉमिनेशन होगी। नॉमिनेशन कौन करेगा, प्रिंसली स्टेट के जो हेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने मेंबर को यहाँ से भेजते हैं कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रोविंसेस से इलेक्शन हो रहे हैं और प्रिंसली स्टेट से क्या हो रहा है, नॉमिनेशन हो रही है। ओके, दिस इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू बी पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, यही देखा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये पार्टली है, मतलब कि पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं, पार्टली नॉमिनेटेड आ रहे हैं। इलेक्टेड कहाँ से आ रहे हैं, प्रोविंसेस से आ रहे हैं। नॉमिनेटेड कहाँ से आ रहे हैं, प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं। तभी हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन है, सिंथेसिस है, मिक्सचर है, ब्लेंड है, किसका, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो हम ये बोलेंगे जो मेंबर्स हैं इसके अंदर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली क्या होते हैं, डायरेक्टली होते हैं जो जनता चुनकर भेजती है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो इलेक्शंस होते हैं एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, है ना, उनको डायरेक्टली जनता चुनती है, तो वो कौन सा इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन है। बट इनडायरेक्ट में क्या है, हमने चुना एमपी को, ठीक है, और यही एमपी आगे क्या करते हैं, जैसे कि हम बात करें प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, है ना, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। हमने इनको चुना, इन्होंने आगे हमारा आगे जो है ये प्रेसिडेंट को चुना, है ना। तो ये आप देख सकते हो इस हिसाब से प्रॉपर होता है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, है ना। तो एमपी के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो वैसे ही हम बोलेंगे यहाँ पे कि मेंबर जो है उन्होंने, मेंबर जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है उन्हीं मेंबर्स के द्वारा जो प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंसी से गए हैं कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इलेक्शन जो है टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द 296 सीट्स दैट अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त। तो वही 292 सीट्स और प्लस 4 वो चीफ कमिश्नर एरियाज वाली, है ना। तो 296 सीट्स होगी टोटल। तो 296 सीट्स जो है ये अलॉट की गई है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को। और इनके इलेक्शन कब होते हैं, जुलाई से अगस्त 1946 में होता है। उसका रिजल्ट निकल कर आता है, कांग्रेस अच्छी खासी सीट्स के साथ जीती, 208 सीट्स कांग्रेस ने जीती, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स हमारी जीती। फिर हम बात करते हैं स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट्स की, अगर हम बात करें तो यहाँ से 15 सीट्स हमारी आती हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं हाउ एवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट दैट वर नॉट फिल्ड एज डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो हम ये बोलेंगे 93 सीट्स जो थी, है ना, जो अलॉट की गई थी हमारी प्रिंसली स्टेट से आ रही हैं, यही 93 सीट्स जो हैं ये बिल्कुल स्टे अवे रही। इन्होंने बोला हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 93 सीट्स जो हैं जो प्रिंसली स्टेट्स की थी, इन्होंने फिल नहीं की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो ये स्टे अवे रही फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने में। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंक्लूडेड ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी इंडिया की, सिर्फ किनको छोड़ के, महात्मा गांधी जी को और मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। तो इनको हम बात करेंगे, ओके। फिर हम बात करते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द पाकिस्तान 90 members resigned from the Constituent Assembly of India, which reduced the size of the assembly from 389 members to 296 members। तो यहाँ पे ये बोलेंगे
जैसे हमारा क्रिएशन होती है न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है, कहाँ पे, पाकिस्तान की जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है तो क्रिएशन होने के बाद 90 मेंबर जो है वो रिजाइन कर देते हैं हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, वो बोलते हैं कि वो यहाँ ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। तो यहाँ से हमारा साइज रिड्यूस कर जाता है, जो कि पहले 389 था, 389 से कितना होता है 296 मेंबर हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे फाइनली फिर कहाँ तक पहुँच जाते हैं और रिड्यूस होते हैं, फाइनली वो 206 मेंबर्स हमारे रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे 93 सीट्स जो है यहाँ से रिड्यूस होंगी जो हमने ऊपर अभी देखी। ओके, फिर हम बात करते हैं वर्किंग, देख लेते हैं, यहाँ से तो हमने डिस्कस कर लिया ये। अब वर्किंग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है हमारी हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर, तो पहली मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कब होती है, दिसंबर 9 को होती है 1946 में। मुस्लिम लीग जो है उसने बाइकआउट की मीटिंग को, उन्होंने डिमांड किया था कि सेपरेट स्टेट होगी पाकिस्तान की, तो इसलिए हम बात करें मुस्लिम लीग ने जब बाइकआउट किया मीटिंग को। ओके, और फिर हम बात करते हैं मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स के द्वारा ही मीटिंग को अटेंड किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर बने, वाज इलेक्टेड एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये ओल्डेस्ट मेंबर थे जिनको इलेक्ट किया गया एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर इनको बनाया गया था असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। हाउएवर ही वाज ओनली टेम्परेरी president and was replaced by Dr. Rajinder Prasad and H.C. Mukherjee as the permanent president and vice president of the Constituent Assembly। तो हम ये बोलेंगे अब ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, यही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको रिप्लेस किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। और H.C. मुखर्जी जो है ये क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और ये कब बनते हैं, 11 दिसंबर 1946 में। फिर फाइनली हम बात करेंगे मिस्टर B.N. राव जो है इनको अपॉइंट किया गया एज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा ये पूरा डिस्कस हमने कर लिया। ओके, तो यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट होता है ये। अब नेक्स्ट हम रहेगा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम कल ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये देखो जी, हमारा जो बैच पूरा चल रहा है JKS कॉम्बो बैच है पूरा, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस तो हमारी अपलोड होंगी डेली बेसिस में, बट आप चाहते हो कि नोट्स भी अगर आपको चाहिए, है ना, कुछ होते हैं वो चाहते हैं कि हम नोट्स बनाना नहीं चाहते, अगर तो आप बनाना चाहते हो तो आप साथ साथ वीडियो के देख के बनाते जाओ। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि रेडीमेड नोट्स भी आपको मिल जाए, ठीक है, अलॉन्ग विद द इन वीडियोज़ के, तो वीडियोज़ अलॉन्ग विद नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारा एप्लीकेशन पे मिलेगा, और एप्लीकेशन का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लिंक को क्लिक करो, अगर कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग एप्लीकेशन के कि नहीं मिल रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो नंबर आपको पता ही है 6006124731, बट नंबर आपको ऊपर डिस्प्ले हो ही जाएगा, बैनर में आपको दिख जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और अभी फेस्टिवल चल रहे हैं तो फेस्टिवल का आपको डिस्काउंट मिलेगा 60% के नियर अबाउट, ठीक है। तो 2250 इतना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो 4000 इसका एक्चुअल रेट है, बट ये फेस्टिवल खत्म होंगे तो इसका एक्चुअल रेट इतना ही चला जाएगा। ओके, तो ये, और वैलिडिटी भी जो है डिस्काउंट की लिमिट रहने वाली कुछ देर के लिए बची है, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।